गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 113 एप्लीकेशन बॉटनी हम पढ़ रहे हैं। और देखिए पिछले लेक्चर में आपने प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके अलावा उसकी मेथोडोलॉजी पूरी हमने पढ़ी थी, स्टेप्स को डिस्कस किया था, किन चरणों में किस प्रकार से पादप प्रजनन प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उसके बाद में कुछ जो खाद्यान्न हैं, फसलें हैं, उनकी इंप्रूव्ड वैरायटीज या फिर आप कह सकते हैं उन्नत किस्मों की बात हमने की थी। उसके अलावा यहां आपको डिजीज रेजिस्टेंस दे रखा है या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज दे रखी हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। वाटर स्ट्रेस या आप कहेंगे जल की न्यूनता में या कमी में भी उत्पन्न होने वाली, पेस्ट रेजिस्टेंट जो पीड़क हैं उनसे भी प्रतिरोधकता दर्शाने वाली इन वैरायटीज की डिटेल दे रखी है। तो वो एक पूरा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। उसके बजाय मैं पहले आपसे यहां डिस्कस करने जा रहा हूं इसी चैप्टर में सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी, एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, और उसके साथ प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एससीपी। ये जो एससीपी है स्टूडेंट्स, ये है सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी एग्जैक्टली सिंगल सेल प्रोटीन है। और सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ये करनी चाहिए, एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है आपके लिए एकल कोशिका प्रोटीन। एक तरीके से ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड है, या आप कहेंगे एक विकल्प है। मैं लिख रहा हूं अल्टरनेटिव ऑफ फूड, मतलब खाद्य पदार्थ जो है उनका विकल्प है फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। फॉर ह्यूमन, मनुष्य और एनिमल्स के लिए ये, और ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनके लिए अल्टरनेटिव फूड सोर्स है। इनके लिए आप कह सकते हैं वैकल्पिक खाद्यान्न स्रोत ये है, ये वैकल्पिक खाद्यान्न स्रोत कहा जा रहा है। ठीक है, अगली बात देखिए, ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है एससीपी है, इस सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन जो प्रोटीन का बेसिकली कहां से होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इन सब पे हमें बात करनी है। तो आपने कहा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, देखिए एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो खेती से उत्पादन होता है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के थ्रू देखो कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे आप कहेंगे खाद्यान्न, सीरियल्स, पल्सेज, दलहन या दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब स्टूडेंट्स सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब ये जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है या सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, ये एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं ये जो है वो डिमांड या आपूर्ति को फुलफिल करने में सक्षम नहीं है। डिमांड खूब ज्यादा बढ़ी है, तो आप ये कह सकते हैं आपूर्ति जो आवश्यकता है मांग को पूरा करने, या फिर आप कह सकते हैं आपूर्ति को पूर्ण करने में असक्षम है, असक्षम है। अभी असक्षम क्यों है, मांग को पूरा करने या आपूर्ति को पूर्ण करने में असक्षम क्यों है? तो इसका बेसिक रीजन यही है आपके पास, कारण इसका आपके पास यही है कि यहां देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन स्टूडेंट्स, जो मानव समष्टि है, ये पॉपुलेशन ऊपर की तरफ मैंने एरो लगाया, लगातार बढ़ती जा रही है। एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जाने से मांग तो हो गई ज्यादा और आपूर्ति वहां नहीं हो पाई। तो इस आपूर्ति को या मांग को जो है वो पूरा नहीं किया जा सका। इसके लिए आप कहेंगे एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी एक अल्टरनेट या विकल्प के तौर पर चूज किया गया। एक डेटा एनसीईआरटी ने स्टूडेंट्स दे रखा है, यहां 3 से 10 किलो 3 to 10 kg ग्रेन्स जो है, अगर ये यूटिलाइज होता है, ठीक है,
3 to 10 kg of grains produce 1 kg of meat in animal farming। जो पशुपालन है इसके द्वारा या एनिमल फार्मिंग का जो प्रोसेस है, इस एनिमल फार्मिंग में या पशुपालन में आप कह सकते हैं 3 से 10 किलो अगर ग्रेन्स यूज होते हैं तो सिर्फ 1 किलो जो है वो वहां से मीट प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन भी पूछती है कि आप फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में आप इसको समझा सकते हैं। तो बेसिकली देखो, जो इकोलॉजी में हम फूड चेन्स पढ़ते हैं, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, इसमें आपने जीएफसी या चारण खाद्य श्रृंखला बच्चों पढ़ी होगी। ये तो आगे इकोलॉजी आ रही है, उसमें आप पढ़ पाएंगे ये चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला में प्रोड्यूसर ऑलवेज प्लांट्स और वेजिटेशन ही होती हैं। तो एक पिरामिड के फॉर्म में इसको मैं बना रहा हूं। ये जैसे आप जानते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या प्राथमिक उत्पादक हैं ये क्या करते हैं, फोटोन एनर्जी को या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ये स्टूडेंट्स प्रोडक्शन बनाते हैं, जीपीपी इसको हम बोलते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता। इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में से अपने आप को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये आर, जिसको आप श्वसनीय उपभोग कहते हैं, ये काम में ले लेते हैं और उसके पास आपके पास बचता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कुल प्राथमिक उत्पादकता, कुल प्राथमिक उत्पादकता। अब देखो, इन्होंने ये जो कुल प्राथमिक उत्पादकता बनाई, इसका उपभोग करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। तो एक तरीके से बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि यहां इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, प्रथम पोष स्तर, द्वितीय पोष स्तर, ये आप कहेंगे तृतीय पोष स्तर और ये आप कहेंगे चतुर्थ पोष स्तर। इस पोष स्तर पर जो संग्रहित है वो एनपीपी है। यहां मैं लिख सकता हूं इस पोष स्तर पर जो संग्रहित है वो क्या है, एनपीपी है, क्योंकि एनपीपी होगा ना। देखो, जीपीपी में से आर काम में ले लिया गया, तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो वेजिटेशंस, वनस्पतियां या पादप हैं, ये इसको काम में लिए जाने के बाद जो बचा लेते हैं, जो संग्रहित कर लेते हैं, वो एनपीपी है। तो एनपीपी को मैं कह सकता हूं प्रथम पोष स्तर पर संग्रहित खाद्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ अथवा द्वितीय पोष स्तर को स्थानांतरित किया जा सकने वाला। जो द्वितीय पोष स्तर है, इस द्वितीय पोष स्तर को जो ट्रांसफर हो सकता है या जो स्थानांतरित किया जा सकता है वो एनपीपी है। तो देखो, ये जो वेजिटेशंस हैं, अब यहां जो दो रेफरेंस दे रखे हैं 3 to 10 kg ग्रेन्स और वेजिटेशन, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रथम पोष स्तर का एक्सप्लेनेशन है, जबकि ये 1 किलो मीट यहां जो दिया है कि इतना खाकर इतना प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये आपको आगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल का रेफरेंस दे रखा है। क्योंकि ये तो देखो प्रोड्यूसर्स हैं, इनको आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स शाकाहारी हैं, और जो शाकाहारी हैं वो वेजिटेशंस को, खाद्यान्न को, दलहनी फसलों को या जो भी हैं, इनको खाकर ऑर्गेनिक मैटर जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं वैसे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हैं कार्निवोर्स, ठीक है। तो एक तरीके से आपको ये बताया जा रहा है कि जो एग्जैक्टली सिंगल सेल प्रोटीन है, वो सिंगल सेल प्रोटीन जो मांग वहां बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई मांग को आपूर्ति उसकी पूरी, उसकी आपूर्ति पूरी करने के लिए एक अल्टरनेट के फॉर्म में या एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इसको आप अल्टरनेटिव सोर्स फॉर फूड जो कह रहे हैं, इसके साथ साथ स्पेसिफिकली ये भी कह सकते हैं, विशिष्ट तौर पर आप कह सकते हैं द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एक डेटा एनसीईआरटी और लिखती है कि देखिए, जो टोटल पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का बच्चों करीब 25%, ह्यूमन पॉपुलेशन का 25% यहां आपको दिया गया है। मानव समष्टि का 25% जो है वो माल न्यूट्रिएंट, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एंड हंगर, भूखमरी का सामना कर रहा है। कुपोषण व भूखमरी का सामना कर रहा है। भारत के अलग अलग स्टेट्स के रेफरेंस में, अलग अलग राज्यों के रेफरेंस में अगर आप देखें तो ये डेटा डिफरेंट हो सकता है। तो ओवरऑल देखो, अब कंक्लूजन पे आओ, इसका निष्कर्ष ये है, एकल कोशिका प्रोटीन और सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, या सिंगल सेल प्रोटीन अपने आप में क्या है, एक विकल्प है प्रोटीन रिच कंटेंट का, प्रोटीन की प्रचुरता या प्रचुर मात्रा युक्त खाद्य पदार्थ का एक विकल्प है। क्योंकि एग्रीकल्चर से जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो खेती से हम उत्पादन ले रहे हैं, वो उत्पादन
बढ़ती हुई मानव समष्टि को, जो मानव जनसंख्या और एनिमल्स और जो जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको पूरी आपूर्ति देने में, पूरी सप्लाई देने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इसलिए वहां से क्या किया जा सकता है, आप कह रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन जैसे विकल्प को प्रयुक्त किया जा सकता है, जो सिंगल सेल प्रोटीन क्या कर देंगे, फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब देखो जो सिंगल सेल प्रोटीन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उसी से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। आप ये कह सकते हैं प्रोटीन रिच सोर्स, प्रोटीन रिच सोर्स या स्रोत के रूप में केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ही प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, को ही प्रयुक्त नहीं किया जाता, बल्कि क्या है स्टूडेंट्स यहां कंडीशन, बल्कि आप ये कह सकते हैं मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रयुक्त होते हैं। तो एक तो जैसे प्रोटीन रिच सोर्स के फॉर्म में। अब जैसे आपको एनसीईआरटी ने यहां एक रेफरेंस दे रखा है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन एससीपी, आप ये कह सकते हैं रिच इन प्रोटीन, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ फैट, या इसके अलावा जैसे और सब्सटेंसेज हम जो कहें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का भी बच्चों ये क्या है, सोर्स है। ठीक है, अब इन सिंगल सेल प्रोटीन या एससीपी जो आपके पास हैं, इनमें इतनी आप ये कह रहे हैं खूबियां हैं कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन तो है ही है, इसीलिए ये जीवों व मनुष्य के लिए वैकल्पिक खाद्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं एकल कोशिका प्रोटीन जीवों के लिए बेहतर खाद्य विकल्प के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, बेहतर खाद्य विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में क्या क्या यूज हो सकता है, नोट आप करते जाएं साथ साथ। एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में जो यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। तो बच्चों बेसिकली फंजाई आप यूज कर सकते हैं, स्पाइरुलिना जो बीजीए है वो आपको दे रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, इनको आप ये कह सकते हैं एक्सप्लोर किया जा सकता है, एक्सप्लोर्ड एज एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन। सबसे पहले ए आप कह सकते हैं फंजाई, और फंजाई में देखिए यीस्ट आपको दे रखा है कैंडिडा यूटिलिस। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्यूजेरियम दे रखा है, मशरूम ये महत्वपूर्ण है।
मशरूम आप कह सकते हैं प्रोटीन प्रचुरता युक्त होता है, प्रोटीन प्रचुरता युक्त, ठीक है, ये काम में लिया जा सकता है। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि लार्ज स्केल पे इसका जो प्रोडक्शन है, आप कहेंगे बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है और आजकल ये खाद्य स्रोत के रूप में भी स्थापित हो गया है। तो एक तरीके से जो कमी है उस कमी को ये फुलफिल कर सकता है, ठीक है। अगला आप देखिए साइनोबैक्टीरिया, जिसके लिए स्पेसिफिकली स्पाइरुलिना आपको दे रखा है। साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया बच्चों एग्जाम्पल आपके पास है बीजीए का स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का या प्रोटीन प्रचुरता का सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रचुरता का सोर्स स्पाइरुलिना। उसके अलावा आप कह सकते हैं वो जैसे हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट, तो इन सब सब्सटेंसेज का एग्जैक्टली ये स्पाइरुलिना जो है वो गुड सोर्स है। कहाँ कहाँ उगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ ग्रो करवाया जा सकता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आलू प्रोसेसिंग जो की जाती है, प्रसंस्करण किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल पर, ठीक है, जो अपशिष्ट हैं, इवन सीवेज वेस्ट पर। इसके अलावा कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप एनिमल मैन्योर, जंतुओं की जो खाद है, पशुओं की जो खाद है, तो इन सब पर यह ग्रो करवाया जा सकता है। और इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण घटक क्या है, आप ये कह सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन तो यूज किया ही जा रहा है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज किया जा रहा है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और फैट, ये सब बैलेंस्ड फॉर्म है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये कह सकते हैं इसका उपयोग एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के स्तर को भी कम करता है। इसका उपयोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरणीय प्रदूषण के स्तर को कम करता है, के स्तर को कम करता है। तो ये बच्चों दूसरा सोर्स आपके पास हुआ। पहला आपने कहा था फंजाई, दूसरा आपने कहा साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद बैक्टीरिया आपको दे रखा है मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस, दो बैक्टीरिया आपको दे रखे हैं। थर्ड सोर्स यहां मैं लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं। तीसरा स्रोत, तो ये बैक्टीरिया देखिए तीन कैटेगरी हो गई आपके पास। थर्ड बैक्टीरिया सी। बैक्टीरिया में देखो स्टूडेंट्स दे रखा आपको मिथाइलोट्रोपस एंड मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस एंड मिथाइलोफिलस, ये बैक्टीरिया हैं। अब जो मिथाइलोट्रोपस और मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया हैं, तो इनमें देखिए क्या है, आप ये कहेंगे काऊ से कंपेयर किया गया, गाय से 250 किलोग्राम भार या बायोमास बताया गया। इससे अगर आप देखें तो 200 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन प्राप्त किया जा सकता है। जो डेटा है वो आपको दिया गया है। यहां से अगर आप देखें तो 250
किलोग्राम काऊ जो है वो 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर आप इन बैक्टीरिया को यूज करते हैं, इन बैक्टीरिया का उपभोग करते हैं, तो 250 ग्राम ये जो बैक्टीरिया हैं वो सेम टाइम में अगर लगातार इनको मल्टीप्लाई किया जाए या प्रोड्यूस करवाया जाए इनसे, तो आप ये कह सकते हैं 250 टन, 250 ग्राम बैक्टीरिया 200 टन, डेटा कंफर्म कर लेते हैं, एनसीईआरटी का डेटा है। 25 टन प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन प्रोटीन प्रतिदिन। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एफिशिएंट ये है। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ रहे थे एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन एक वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत के रूप में या वैकल्पिक खाद्य स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें स्पाइरुलिना आपके पास परफेक्ट एक एग्जाम्पल है। बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया इसको आप कह सकते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म यहाँ यूज होती हैं, जो जो जीव यहाँ प्रयुक्त होते हैं, उनके लिए देखिए सबसे पहले आपने कहा फंजाई है, दूसरा आपने कहा यहाँ साइनोबैक्टीरिया है, और तीसरा आपने कहा यहाँ बैक्टीरिया है, मिथाइलोट्रोपस एंड मिथाइलोफिलस। तो ये कंप्लीट है आपका सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी। इतनी ही बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं, और जो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट की रेलिवेंट आपको बात डिस्कस करनी थी वो सारा मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया है। अब इससे ज्यादा आपको इसमें डिस्कस नहीं करना है। अब देखिए हम आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर या पीटीसी पे। तो अगला टॉपिक आप मेंशन करें, पादप उत्तक संवर्धन, पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर या आप कह सकते हैं पादप उत्तक संवर्धन। प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। तो देखिए नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें आपको रेजिस्टेंस वगैरह भी पढ़ना है, जो इंप्रूव्ड वैरायटीज हैं या उन्नत किस्मों का। तो सिंगल सेल प्रोटीन की बजाय अब आपको मेंशन करना है प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। तो स्टूडेंट्स ये है पीटीसी, और देखिए पीटीसी जो मैं लिख रहा हूं पादप उत्तक संवर्धन। उसी तरीके से सीक्वेंस में हमें यह पढ़ना है कि पादप उत्तक संवर्धन की जो प्रक्रिया है उसका अपने आप में क्या महत्व है और किस प्रकार से यह प्रक्रिया अस्तित्व में आई। तो देखिए आपके जो ट्रेडिशनल या पारंपरिक मेथड्स हैं, किसके? क्रॉप इंप्रूवमेंट के। आप लिखेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब जो उन्नत किस्में या उन्नत फसलें आप तैयार कर रहे हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट की ट्रेडिशनल या पारंपरिक मेथड्स आप कहेंगे विधियां। ठीक है, ये क्या है? लेस एफिशिएंट। ऐसा भी हम नहीं कह सकते बिल्कुल कि एफिशिएंट नहीं है, आपने लास्ट टाइम ही प्लांट ब्रीडिंग मेथड पढ़ा है, लेस एफिशिएंट है, और आप कह सकते हैं लेस सफिशिएंट है। ठीक है, दो वर्ड आपने लिखे हैं कि इनकी सफिशिएंसी जो है, मतलब जितना हमें चाहिए या जितना क्रॉप इंप्रूवमेंट में हमें काम करना है उतना यहां हो नहीं पा रहा है। इनकी दक्षता, ठीक है, कम है। लेस एफिशिएंट है और लेस सफिशिएंट है। तो इस लेस एफिशिएंट और लेस सफिशिएंट प्रोसेस जो है उससे ओवरकम करने के लिए आप ये कह सकते हैं, इससे बाहर आने के लिए, इससे बाहर आने के लिए एक टेक्निकल प्रोसेस या तकनीकी प्रक्रिया को अपनाया गया, तकनीकी प्रक्रिया को अपनाया गया, और ये जो तकनीकी प्रक्रिया है इसको आप कहते हैं पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर।
ठीक है, इसको पीटीसी स्टूडेंट्स और प्लांट टिश्यू कल्चर आप कह सकते हैं। अब देखो पीटीसी या प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, तो आप ये कहेंगे जैसे प्लांट की जो सेल्स हैं, इसके अलावा टिश्यूज हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, इन सब को या इन सब की ग्रोथ और डेवलपमेंट एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पर आप कहेंगे इन सभी की वृद्धि को एक कृत्रिम पोषकारी संवर्धन माध्यम पर, कृत्रिम पोषकारी संवर्धन माध्यम पर बनाए रखना, संवर्धन माध्यम पर मेंटेन करना या बनाए रखना जो है, ये बच्चों बनाए रखना क्या है, पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन है। तो संवर्धन माध्यम पर हम क्या कर रहे हैं, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, मतलब जो प्लांट का पार्ट है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर बनाए हुए हैं। ये कृत्रिम संवर्धन माध्यम आप ध्यान रखें पोषकारी है, पोषक पदार्थ इसमें उपस्थित हैं, इसको आप कह रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर या पीटीसी। अब इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्लांट, एक्सप्लांट बच्चों कहा जाता है कर्तोतक, इसको कहा जाएगा क्या, कर्तोतक। तो आप कहेंगे कर्तोतक क्या है, मुख्य पादप से विलग किया हुआ भाग, विलग किया है या अलग किया हुआ भाग जो पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होता है, जो पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होता हो या प्रयुक्त होता है। तो देखो पादप उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में जो प्रयुक्त होता है मुख्य पादप से अलग किया हुआ भाग, वो क्या हो सकता है, वो वही आप वापस लिखेंगे, सेल्स हो सकती हैं, ये टिश्यूज हो सकते हैं, ये कोई ऑर्गन हो सकता है। इसके अलावा देखो जैसे टाइप की हम बात करें तो मेरिस्टेम्स या विभजोतक यहाँ हो सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक हो सकते हैं, यहाँ कोई एम्ब्रियो हो सकता है, इसका कल्चर करवाया जा सकता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का कल्चर करवाया जा सकता है। लेकिन जिस एक्सप्लांट को आप ले रहे हैं वो एक्सप्लांट टोटीपोटेंट होता है। तो अगली टर्म आती है टोटीपोटेंसी, ठीक है। इस टोटीपोटेंसी को हिंदी में बच्चों लिखते हैं पूर्ण शक्यता। तो ये टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्यता क्या है, तो आप ये कहेंगे कि जो एक्सप्लांट या कर्तोतक हम प्रयुक्त कर रहे हैं उस कर्तोतक में पूर्ण पादप, संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता होती है। आप लिखेंगे जो कर्तोतक है, कर्तोतक में संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता उपस्थित। अगर संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता उसमें उपस्थित है तो ये जो कर्तोतक है ये एक्सप्लांट है, ये तो क्या कहा जाएगा बच्चों, इस एक्सप्लांट को कहा जाएगा, ये हुआ टोटीपोटेंट, ये हुआ टोटीपोटेंट, पूर्ण शक्य। और इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है उसको क्या कह दिया गया, पूर्ण शक्यता, ठीक है। इसी के साथ एक और टर्म आता है प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी में आप ये कह सकते हैं कि जैसे यहां जो पादप की कोई कोशिका या उत्तक है वो किसी विशिष्ट भाग या अंग विशेष के निर्माण हेतु उत्तरदायी हो, अंग विशेष के निर्माण हेतु उत्तरदायी, ये क्या है, प्लूरीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, ठीक है। तो ये एक्सप्लांट जो है वो यहां यूज किया जाता है, कर्तोतक यहां यूज किया जाता है। उस कर्तोतक को एक मुख्य पादप से अलग किया या विलग किया हुआ जो भाग है उसको पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया में एक पोषकारी मीडियम में या पोषकारी माध्यम में बच्चों उसको प्लेस किया जाता है, और वो जो पोषकारी माध्यम है उसमें प्लेस किए जाने के बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन होता है और वो अगला पूरा पादप बनाए जाने की क्षमता रखता है। इसको आप कहते हैं टोटीपोटेंसी, ठीक है। अब देखिए
ये जो टोटिपोटेंसी का प्रोसेस है, ये कहां आप ऑब्जर्व करते हैं? तो देखो एक बात आप और क्लियर कर लो, ये सब इन विट्रो प्रैक्टिसेज हैं, स्व पात्रे इनको बोला जाता है, इन विट्रो मेथड्स हैं ये। तो स्व पात्रे विधियां आप इनको कह सकते हैं, अर्थात कल्चर वेसल्स में, ठीक है, कल्चर वेसल्स में, ट्यूब्स में, या जो संवर्धन नलिकाएं हैं या संवर्धन के लिए जो लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में आप कह सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस, लेबोरेटरी कंडीशंस में संवर्धन संपन्न करवाया जाता है। लेबोरेटरी कंडीशंस में संवर्धन जो है वो संपन्न करवाया जाता है, ठीक है। तो ये इन विट्रो प्रैक्टिसेज बेसिकली परफॉर्म की जाती है। अब देखो आपको अगला देखना है कि इस पादप उत्तक संवर्धन प्रक्रिया, संवर्धन प्रक्रिया तो आपको क्लियर हो गई। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो पारंपरिक विधियां हमारी क्रॉप इंप्रूवमेंट या कृषि या जो फसलें हैं, उन्नत फसलें प्राप्त करने की जो पारंपरिक विधि थी वो इतनी दक्षता वाली नहीं है, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हम जो है वो टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, और वो जो टेक्निकल प्रोसेस है वो प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन है, जिसमें मूल पादप से कोई भी अलग किया हुआ या विलग किया हुआ भाग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम, कृत्रिम पोषकारी माध्यम पर स्थानांतरित किया जाता है। और कृत्रिम पोषकारी माध्यम पर उसको संवर्धन माध्यम पर जब स्थानांतरित करते हैं तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन रहता है। ये पादप उत्तक संवर्धन है, ठीक है। इसमें जो मूल पादप से अलग और विलग किया हुआ भाग जो प्रयुक्त किया जाता है उसको एक्सप्लांट या कर्तोतक कहते हैं। और इस एक्सप्लांट या कर्तोतक की वो कैपेसिटी जो पूरा पादप जनरेट कर सकती है, नई प्लांट कंप्लीट बना सकती है, पूरा पादप बनाने की क्षमता रखती है, उसको आप टोटिपोटेंसी या क्या कहते हैं, पूर्ण शक्यता कहते हैं। इन विट्रो प्रैक्टिसेज में या इन विट्रो मेथड्स के थ्रू जो लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में संवर्धन विधियां अपनाई जाती हैं, उनकी डिटेल अब आप यहां पढ़ेंगे। तो देखो अगला रेफरेंस यहां है बच्चों, पीटीसी या प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कंडीशंस, परिस्थितियां क्या क्या हैं। आपको पीटीसी या प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए प्रैक्टिसेस कंडीशंस देखनी है। कौन सी कंडीशंस या परिस्थितियां या एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको मैं कह सकता हूं कि ये एनवायरमेंटल कंडीशंस या पर्यावरणीय परिस्थितियां, आसपास की वातावरणीय परिस्थितियां होनी चाहिए जिनमें प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन करवाया जा सके। तो आप यहां से कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस, देखिए एनवायरमेंटल कंडीशंस को अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं इन विट्रो कल्चर ये है, स्वपात्रे संवर्धन ये है, स्व पात्रे संवर्धन में पोषकारी माध्यम, माध्यम जो कि कैसा है, पोषकारी, ठीक है, पोषकारी माध्यम इस पोषकारी माध्यम में क्या किया जाता है, कर्तोतक की वृद्धि सुनिश्चित की जाती है, वृद्धि सुनिश्चित, ठीक है। तो देखो बच्चों पहली कंडीशन आपके पास है न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम पोषकारी माध्यम। पोषकारी माध्यम में आप ये कहेंगे जो डिजायर्ड एक्सप्लांट है, वांछित कर्तोतक की वृद्धि हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए इसमें क्या क्या होगा, इसमें आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है,
कार्बन एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत के रूप में, जैसे एक आपने कहा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, विटामिन, एमिनो एसिड्स, विटामिन इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, एमिनो अम्ल ये इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, और विशेष तौर पर बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखे हैं डिटेल में, पादप वृद्धि नियामक। और जैसे पादप वृद्धि नियामक जो है ना, उसमें बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का ही रोल है। ठीक है, तो ये जो इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन इसलिए प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे जो कर्तोतक है उस कर्तोतक में कोशिका विभाजन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, यहां लिख देता हूं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एक्सप्लांट या कर्तोतक के कोशिका विभाजन व परिवर्धन को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब जब ये नियंत्रित करते हैं तो नियंत्रित करने वाले कौन से हार्मोन्स हैं? तो देखो 2,4-D एक तो स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता है जो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन का फॉर्म है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सब आपने पढ़ रखा है, आप जानते हैं इसको। और बेंजिल एमिनोप्यूरिन जो BAP है, ये साइटोकाइनिन का फॉर्म है जो स्टूडेंट्स यहां यूज किया जाता है। BAP एंड 2,4-D यहां प्रयुक्त किए जाते हैं, इनको काम में लिया जाता है। तो ये रहा न्यूट्रिएंट मीडियम। देखो अगली बात, कृत्रिम मतलब कृत्रिम रूप से बनाया गया, पोषकारी क्योंकि पोषण पदार्थ उसमें है, संवर्धन की प्रक्रिया इसमें की जाती है इसलिए हमने लिखा संवर्धन, और ये है माध्यम, मीडियम। तो देखिए कृत्रिम पोषकारी जो संवर्धन माध्यम है उसका एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, MS मीडियम। ये MS मीडिया, म्यूरासिग एंड स्कूग, ये दो बॉटनिस्ट हैं, दो नाम हैं, वैसे हमें कोई स्पेसिफिक दे नहीं रखा है NCERT में। तो इन्होंने क्या किया था, MS मीडिया, म्यूरासिग और म्यूरासिग एंड स्कूग, इन्होंने ये तैयार किया था। तो इनमें जैसे आप कहेंगे कार्बन सोर्स है, इसके अलावा अकार्बनिक लवण है, ऊर्जा स्रोत के रूप में विटामिन, एमिनो एसिड्स और ये सब हैं, तथा ग्रोथ रेगुलेटर है, इन सब की एक निश्चित मात्रा, निश्चित आनुपातिक प्रतिशत रखा जाता है जो पादप का जो कर्तोतक लिया गया उस कर्तोतक की वृद्धि और उसके विकास या परिवर्धनशील प्रक्रिया के लिए स्टूडेंट्स उत्तरदायी होता है। तो ये एक प्रक्रिया हुई जिसमें आप कल्चर मीडियम की बात कर रहे हैं। देखो इसके अलावा ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम है, जो पोषकारी माध्यम है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स लिक्विड हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड का रेफरेंस अगर देखें हम तो बेसिकली सेमी सॉलिड आपको मिल सकता है, जैसे कैलस कल्चर में हम सेमी सॉलिड मीडियम ही प्रयुक्त करते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक प्रक्रिया, एक आवश्यकता, या फिर आप कह सकते हैं एक जो उसकी सराउंडिंग में एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनमें एक न्यूट्रिएंट मीडियम आपने ले लिया। मीडियम के बाद देखिए वहां स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया करवाई जाती है, स्टरलाइजेशन, निर्जलीकरण। स्टरलाइजेशन का क्या महत्व है, क्यों करवाया जा रहा है, इसको पढ़ रहे हैं। तो बी में लिख रहा हूं बच्चों, स्टरलाइजेशन, निर्जमीकरण। ठीक है, यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है जिससे संवर्धन प्रक्रम जो है वो जर्म फ्री रहे। आप लिखें संवर्धन प्रक्रम को या पादप उत्तक संवर्धन जो है को जर्म फ्री, पादप उत्तक संवर्धन प्रक्रम को जर्म फ्री, या फिर आप कह सकते हैं जो माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव हैं उनसे फ्री रखने के लिए, जर्म फ्री रखने हेतु, या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव का कंटामिनेशन या संदूषण नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन। अब देखो दो तरीके हैं,
एक है सरफेस स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजेशन, इसको सतही निर्जमीकरण बच्चों बोलते हैं। और सतही निर्जमीकरण में क्या किया जाएगा, सतही, इसमें आप लिखें विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा, विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा, एग्जैक्टली जो केमिकल फॉर्म्स हैं उन रासायनिक पदार्थों द्वारा क्या किया जाएगा, विशेषकर एक्सप्लांट या जो कर्तोतक है, इस कर्तोतक को सूक्ष्म जीव रहित किया जाता है। क्योंकि कर्तोतक को आप कहां प्लेस करने वाले हैं, कहां रखने वाले हैं, कर्तोतक को आप पोषकारी संवर्धन माध्यम में रखने वाले हैं। तो जो पोषकारी संवर्धन माध्यम में कर्तोतक को आप प्लेस करेंगे या रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप ये कहेंगे कि वहां ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट रहे, सूक्ष्मजीव उपस्थित रहे, तो उनकी वृद्धि होने की संभावना भी है। तो पूरा संवर्धन माध्यम एक तरीके से कॉन्टामिनेटेड हो सकता है, संदूषित हो सकता है, और बहुत बड़े स्तर पर वहां जो है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है। इसके लिए पहले ही क्या किया जाता है, सतही निर्जमीकरण। ठीक है, एक होता है स्टूडेंट्स कंप्लीट स्टरलाइजेशन। ये जो कंप्लीट स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें देखिए कल्चर में प्रयुक्त किए जाने वाले जितने सारे एपरेटस उपकरण हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं कल्चर वेसल्स, कल्चर ट्यूब्स, ठीक है, इसके अलावा मीडिया, जो मीडियम यूज किया जा रहा है, एपरेटस उपकरण, इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सब जो हैं इन सब को क्या करवा लिया जाता है, जर्म फ्री, इन सबको जर्म फ्री या सूक्ष्मजीव रहित करवा लिया जाता है। इसको आप स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए देखिए बेसिकली एक ऑटोक्लेविंग मेथड भी है, आपको सिर्फ याद हो नाम काफी है, ऑटोक्लेविंग मेथड। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर एक तरीके से जो वाटर वेपर है उसमें इन सबको रखा जाता है जिससे जर्म फ्री हो जाए। जैसे आप ये कह सकते हैं इनको जर्म फ्री करने के लिए हीट, ड्राई एयर, ये सब भी जो है वो यूज की जाती है। तो ये हुआ दूसरी कंडीशन आपके पास। तीसरा आप कहेंगे वायुवन, जो कल्चर्ड टिश्यू है उसका प्रॉपर एरेशन होना जरूरी है। तो सी इधर ही लिख देता हूं, एरेशन, इसको बच्चों बोला जाता है वायुवन। और इसमें आप लिखें संवर्धित उत्तक को, संवर्धित उत्तक को उचित, संवर्धित उत्तक को उचित वायुवन दिया जाता है या वायु की आपूर्ति की जाती है, जिससे देखिए उसमें क्या है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो श्वसनीय प्रक्रम है कोशिकाओं का, वो प्रॉपर बना रहे, वो संपन्न होता रहे। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस थी कल्चर के लिए। तीन बातें आपने डिस्कस की। सबसे पहले आपने कहा न्यूट्रिशनल मीडियम, तो आपने देखो कहा न्यूट्रिशनल आर्टिफिशियल मीडियम जो होता है, कृत्रिम पोषकारी माध्यम जो होता है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संगठन है जिसमें कार्बन एनर्जी सोर्स या ऊर्जा स्रोत के रूप में आपने कहा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, तथा ग्रोथ को या वृद्धि को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप कहेंगे पीजीआर या पादप हार्मोन उपस्थित हैं। ठीक है, ये पीजीआर कोशिका विभाजन और आप कह सकते हैं परिवर्धन को बेसिकली नियंत्रित करते हैं। ये स्टूडेंट्स इंडोल एसिटिक एसिड और ये साइटोकाइनिन। ठीक, तो कृत्रिम पोषकारी माध्यम जो है उसमें एक एमएस मीडिया जो फेमस नाम है वो मैंने लिख दिया है, म्यूरासिक और स्कूग के द्वारा ये निर्मित किया गया था। तो इनमें क्या किया गया, एक निर्धारित मात्रा विभिन्न पदार्थों की रखी गई जो एक्सप्लांट या कर्तोतक की वृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। जो ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम है, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशन आपने डिस्कस की स्टरलाइजेशन, और तीसरी आपने कहा स्टरलाइजेशन जो है उसके दो टाइप आपने कह दिए, तीसरी आपने कहा एरेशन या वायुवन। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई।
अब कंडीशंस के बाद मेथड्स पे आते हैं, मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन की विधियां, तीसरी जो स्थिति है बच्चों आपके पास वो है पादप उत्तक संवर्धन की विधियां। तो देखो पादप उत्तक संवर्धन की जो विधियां हैं वो क्या हैं? मेथड्स पे हम आ रहे हैं। पादप उत्तक संवर्धन विधियां प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स। दो मेथड्स बेसिकली यहां हैं। एक तो जो कर्तोतक या एक्सप्लांट आपने चूज किया उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ये जो मेथड्स हैं ये लिख सकते हैं आप। यहां से सबसे पहली बात आप कहेंगे जो ग्रोथ पैटर्न है उसके आधार पर फर्स्ट टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, जो स्वपात्रे वृद्धि है, संवर्धन है। तो एक आप स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं कैलस कल्चर और दूसरा आप पढ़ते हैं इसमें सस्पेंशन कल्चर। कैलस संवर्धन और निलंबन संवर्धन, कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर, ये आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है टाइप ऑफ एक्सप्लांट, टाइप ऑफ एक्सप्लांट, कर्तोतक का जो प्रकार है। अब इसमें देखिए एक्सप्लांट जैसे जो कर्तोतक आपने क्या प्रयुक्त किया है कर्तोतक के आधार पर, और ये जो था वो स्टूडेंट्स स्वपात्रे जो संवर्धन है, इस स्वपात्रे संवर्धन के आधार पर ये दो अलग अलग कैटेगरी एक तरीके से आपने बनाई। तो यहां देखो जैसे हो सकता है मेरिस्टेम्स हैं, मेरिस्टेम्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं यहां प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्यक, एम्ब्रियो, मैंने पहले भी एक्सप्लांट के टाइम आपको बताया था, ये सब यहां हो सकते हैं। आप कहेंगे मेरिस्टेम, प्रोटोप्लास्ट एंड एम्ब्रियो। तो देखो ये है विभजोतक, विभजोतक, ये हैं प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यक, और ये हैं भ्रूण, ठीक है। तो यहां देखो स्टूडेंट्स कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर पहले देख लेते हैं हम। कैलस कल्चर, कैलस संवर्धन। इस कैलस कल्चर को और कैलस संवर्धन को आपको समझना है। तो यहां देखो कैलस क्या है। सबसे पहली बात तो आप कह सकते हैं कैलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, दोनों वर्ड कह सकते हैं, असंगठित और अविभेदित। असंगठित भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये कैलस जो है वो एक्सप्लांट के रूप में ग्रो करता है। तो हमने क्या किया, एक्सप्लांट या कर्तोतक कोई लिया, ये बच्चों कर्तोतक कोई भी पार्ट हो सकता है। जैसे मान लो ये एक्सप्लांट या कर्तोतक है और इसको आपने किसी बैटरी प्लेट में एक बार रखा है, ये कर्तोतक और एक्सप्लांट है। अब इसको क्या करना है, आपको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम के कंटेनर में आपको इसको प्लेस करना है। तो ये आप कह सकते हैं
न्यूट्रिशनल मीडिया या मीडियम, इस न्यूट्रिशनल मीडियम में आप इसको प्लेस कर देंगे तो ये आपने मान लीजिए एक्सप्लांट जो है, इस एक्सप्लांट को आपने प्लेस कर दिया यहाँ, और इसमें आपके पास है आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम में प्लेस करने के साथ साथ जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी अगर आप प्लेस करते हैं तो कॉटन प्लग उस पर जरूर लगाते हैं। जो प्रिकॉशंस या सावधानियां हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो एक प्लग आप कह सकते हैं यहां जरूर लगाया जाता है। ये प्लग कॉटन प्लग बोलते हैं। जिसको फॉइल से कवर कर दिया जाता है और इसमें ये कर्तोतक या एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट, और इसमें कौन सा मीडियम है? आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम। अब स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, इसमें ग्रोथ होगी। तो पहले आप ये कह सकते हैं जो कैलस होता है, कैलस कल्चर मीडियम जो होगा, ये कैलस कल्चर मीडियम आप देखिए अगार मीडियम होता है, बेसिकली सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मीडियम होता है। इस सेमी सॉलिड मीडियम पर जो एक्सप्लांट है या जो कैलस है वो एक तरीके से स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्थिर अवस्था में, स्थायी अवस्था में प्रेजेंट होता है। अब यहां से क्या किया जाएगा, इसमें अगर देखें तो आप इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं ओपन कंटेनर में इसको ले रहा हूं, हालांकि ओपन नहीं रखा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओपन क्यों नहीं रखा जाएगा? क्योंकि इसमें पोषकारी संवर्धन माध्यम है। तो पोषकारी संवर्धन माध्यम के होने का मतलब ये हुआ कि कहीं उसमें कॉन्टामिनेशन नहीं हो जाए, उस कॉन्टामिनेशन को रोके जाने के लिए उस पर कॉटन प्लग लगा दिया जाता है। तो देखिए पहले ये जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम में कैलस फॉर्म पड़ा है, इसमें आप कहेंगे सूट फॉर्मेशन या सूट इनिशिएशन शुरू होता है। सूट इनिशिएशन जो प्ररोह है, इसका प्रारंभन यहां पहले शुरू होता है। ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम में है, और ये इसलिए क्योंकि इसको सबसे पहले आप कहेंगे इसमें रखा जाता है साइटोकाइनिन BAP। ठीक है, तो सूट इनिशिएशन यहां हो गया। अब सूट इनिशिएशन होने के बाद 2 to 3 सेंटीमीटर हाइट जैसे ही स्टूडेंट्स ये गेन करता है, तो अगले स्टेप में आप कहिए इसको प्लेस कर दिया जाता है किसके साथ? इसको प्लेस कर दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। इसको आप कहेंगे ऑक्सीजन के साथ प्लेस कर दिया जाता है, जो है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ प्लेस किया गया 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो अब यहां देखिए क्या हुआ, ये इनिशिएशन ऑफ रूट्स, या फिर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं रूटिंग यहां शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन में प्लेस करने से यहां क्या शुरू हो गई, इसमें रूटिंग। ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन हम लिखते हैं, एक डेफिनेट रेशियो में जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऑलवेज मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं यहां 2,4-D में प्लेस करते ही रूटिंग हो गई। अब देखो यहां ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को तो आप कह रहे थे ये कल्चरिंग हो गई, एक तरीके से कल्चरिंग या संवर्धन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट जैसे यहाँ ये बन गया है, तो इसमें किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो, कोई क्षति इसमें नहीं हो, किसी भी न्यूट्रिएंट या पोषक की आप ये कह सकते हैं कमी हो, या किसी भी प्रकार का पदार्थ इसमें मिलाना हो, तो एक तरीके से ये कल्चर वेसल्स जो हैं, कल्चर वेसल्स जो हैं, इनको क्या कर दिया जाता है,
चेंज किया जाता है और इसको आप कहते हैं सब कल्चरिंग। इसको आप सब कल्चरिंग कह देते हैं। उसके बाद फाइनली आप देखिए ये पूरा एक प्लांटलेट या पादपक विकसित हो जाएगा। तो प्लांटलेट और पादपक जो विकसित होगा इसको फील्ड्स में या शिफ्टेड टू फील्ड्स, खेतों में या फील्ड्स में इसको स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग या इसको बोलते हैं आप कांट छांट। एक तरीके से एडिटिंग है ये, ठीक है। अगर किसी प्रकार का अंग ऑर्गन जो है वो उसमें है तो उसको एडिट कर लिया जाता है, काट छांट करके उसको ठीक कर लिया जाता है। तो बेसिकली देखो कल्चरिंग हुआ, सब कल्चरिंग आप कर सकते हैं, आप इसको ग्रो करवा सकते हैं और फाइनली आप कह सकते हैं इसमें आप हार्डनिंग कर सकते हैं। हार्डनिंग के बाद इसको आप फील्ड्स में शिफ्ट करते हैं। जब हार्डनिंग के बाद फील्ड में आप शिफ्ट करते हैं तो वहां इंपॉर्टेंट बात जो देखने वाली होती है वो आप ये कह सकते हैं मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंट्रोल वहां किया जाता है। ये कंडीशंस वहां बहुत उपयुक्त होनी चाहिए, तब जाकर आप उसको कहां शिफ्ट कर पाएंगे, फील्ड्स में। तो ये प्रोसेस हुआ कल्चर का। अब कैलस कल्चर से अगर सस्पेंशन कल्चर को मैं डिफर करूं, ठीक है, कैलस कल्चर से अगर आप सस्पेंशन कल्चर को डिफर करते हैं तो यहां देखिए जो सस्पेंशन है, निलंबन संवर्धन उसको आप कहेंगे। निलंबन संवर्धन, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम जो है, ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम, कृत्रिम पोषकारी माध्यम, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशनल मीडियम या कृत्रिम पोषकारी माध्यम जो है बच्चों, ये कृत्रिम पोषकारी माध्यम सस्पेंशन या निलंबन में रखा जाता है और ये मीडियम एग्जैक्टली क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। यहां 100 से 250 राउंड पर मिनट आरपीएम, इस पर आप ये कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन उसका लगातार करवाया जाता है। इस पर आप कह सकते हैं उस मीडियम को रोटेट किया जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली प्रोसेस उसका भी यही होता है कि पहले उसको भी साइटोकाइनिन के साथ रखा जाएगा, उसके बाद में इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी, जिससे लगातार जो प्रोसेस है वो होती रहेगी। तो जो फाइनली आपने गेन किया ये होते हैं प्लांटलेट। ये प्लांटलेट होते हैं, इनको बोलते हैं आप पादपक। ये फाइनल प्रोडक्शन है। तो एक देखो बच्चों, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन एक वर्ड आपको दिया गया है। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, तो आप ये कहेंगे पादप उत्तक संवर्धन द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा हजारों पादपक निर्मित करना, हजारों पादपक निर्मित करना सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन है, सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर हुए। अब ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, इसकी एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग, कहां कहां ये प्रयुक्त किया जा सकता है या क्या क्या अनुप्रयोग इसके हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, जीव द्रव्यक संलयन, और इसकी कहां इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, मतलब इससे रिलेटेड कुछ और विशिष्ट बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर पाएंगे। लेक्चर 113 में बच्चों आज आपने किया
एकल कोशिका प्रोटीन पूरा, एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन जो आपने कहा कि एक विकल्प है सिंगल सेल प्रोटीन, एक अल्टरनेट है फूड सोर्स का जिसमें विशेष तौर पर प्रोटीन की प्रचुरता युक्त खाद्य स्रोत का। दूसरा आपने प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया को डिस्कस किया, जिसमें पादप उत्तक संवर्धन प्रक्रिया है क्या, उसके लिए कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस या कैसी परिस्थितियों की आवश्यकता है, और फाइनली उसके मेथड्स क्या हैं। तो जो इन विट्रो लेबोरेटरी कंडीशंस में जो परफॉर्म करवाया जाता है उसके बेसिस पे कैलस कल्चर और सस्पेंसल कल्चर आपने डिस्कस किया। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस भी आपने देख लिया, इतना ही आपको दिया गया है। प्रोसीजर ऑब्वियस है ये रहेगा, और अब इनके एप्लीकेशंस और अनुप्रयोग तथा कुछ विशिष्टीकरण है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर 114 में डिस्कस कर पाएंगे। एंजॉय द एप्लीकेशन बॉटनी, एंजॉय द बॉटनी। थैंक यू।